Hello everyone, thank you so much for watching Chemistry Basta. Welcome back to another new chemistry session. But before going to start, please subscribe this channel and also hit the bell icon. Now let's get started. Today we are going to discuss mainly Raoult's law and its graphical representation. But उससे पहले हम पढ़ेंगे vapor pressure and its factor affecting. तो what is vapor pressure? Vapor pressure क्या होता है? तो वापर प्रेशर के लिए पहले एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट अस कंसीडर कंटेनर, ठीक है, और कंटेनर में हमने वाटर ले लिया है और उसको हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया है. जब वाटर को आप हीट करेंगे तो क्या करेंगे, थोड़े टाइम के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि वाटर क्या बनेगा, आपकी वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है, आपके लिक्विड के सरफेस पे, वाटर के सरफेस पे, ठीक है. कंसिडर कर लेते हैं कि अभी आप जो कंटेनर है वो ओपन कंटेनर है, तो क्या होगा, वाटर्स वेपर्स बनाएंगे और वेपर डायरेक्टली वो कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे. बट अगर वही कंडीशन नहीं रखेंगे, कंटेनर हमारा क्लोज कंटेनर है, तो वाटर इवापोरेट होगा और प्लस जो भी वॉल है, मतलब जो भी लिड लगी हुई है, उससे क्या होगा, टकरा के वापस कंडेंस होकर आपके कंटेनर में आ जाएगा, ठीक है. तो जितने रेट से वो वाटर इवापोरेट होगा उतने रेट से वो क्या होगा, कंडेंस होकर आपका वापस कंटेनर में आ जाएगा. इस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है. तो उस स्टेज में जाके क्या होगा, वाटर जो है ना अपने सरफेस पे क्या करेगा, एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा. दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, ठीक है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर. इसका एक एग्जांपल से समझते हैं. हम डे टू डे लाइफ में चाय बनाते हैं या दूध उबालते हैं, वटेवर, अगर उनके प्रोसेस को आपको फास्ट करना है तो क्या करें, हम उस पर प्लेट रख देते हैं, ठीक है. आफ्टर सम टाइम आप देखते हैं कि आपका जो प्लेट है कंटेनर के ऊपर, वो क्या होगा, वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है. वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, ठीक है. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइन एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स अबाउट द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम with the liquid phase at a given temperature, or we can say simply pressure exerted by the vapor is called vapor pressure. Now next one is, what are the factors affecting the vapor pressure? Basically there are two factors which affect. First one is nature of the liquid and the next one is temperature. जब भी किसी solution को हम बनाते हैं तो there are two components, solute and solvent, और वो दोनों component का nature depend करता है कि वो volatile है या फिर non volatile. तो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो इजीली वेपर्स बना दे, और जैसे कि एग्जांपल वाटर हो गया, अल्कोहल्स हो गया, ठीक है. और नॉन वॉलेटाइल वो होते हैं जो हमारा वेपर्स नहीं बना पाते. एग्जांपल लाइक सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ग्लिसरीन हो गया, ठीक है. तो नेचर ऑफ लिक्विड पे कैसे डिपेंड करेगा, इफ द लिक्विड हैविंग वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उनको बोलते हैं दे आर द वॉलेटाइल कंपोनेंट एंड देयरफॉर दे हैव अ ग्रेटर वेपर प्रेशर, ठीक है. वॉलेटाइल होगा, वेपर्स बनाएंगे तो ज़्यादा ही क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर. टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर. जितने ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड को, मतलब हीटिंग, जितना आप उसको हीट करेंगे उतनी वेपर्स बनेंगी, और जितनी वेपर्स बनेंगी उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. नेक्स्ट, वेपर प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था आपका, मतलब इसी पे एक कॉन्सेप्ट दिया गया था विच इज़ कॉल्ड रॉल्ट्स लॉ. साइंटिस्ट थे रॉल्ट्स, उन्होंने अपना एक लॉ दिया था. द फ्रेंच केमिस्ट फ्रांसकोइस मार्टे रॉल्ट्स गेव द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन. उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया किसमें, पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, जस्ट लाइक हेनरीज लॉ की तरह. उन्होंने बोला, स्टेट दैट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड, अगर एक सोल्यूशन में वॉलेटाइल लिक्विड्स हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, क्योंकि वॉलेटाइल हैं तो वेपर्स बनाएंगे तो वेपर प्रेशर भी होगा, इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन. तो जितने भी कंपोनेंट होंगे आपके सॉल्यूशन में, उनका जो अपना इंडिविजुअल प्रेशर होगा विच इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के. मैथमेटिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X. X मतलब मोल फ्रैक्शन, नॉर्मल का ही बोल सकते हैं. और A और B हमने कंपोनेंट के नाम रख लिए थे, A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट. आप कुछ भी रख सकते हैं. तो ये लिख सकते हैं कि PA जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है X से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमने क्या रख लिया है, एक कांस्टेंट रख लिया है विच इज कॉल्ड P नॉट A. दिस इज द प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ठीक है.
सिमिलरली जो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन का सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने के लिए हमने कॉन्स्ट रख लिया पी नॉट बी। तो फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is directly proportional is equals to the vapor pressure of that component in pure state multiplied by its respective mole fraction। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ में पहले एक सिंपल सा लॉ ग्राफ समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो क्या होगा, आपका जो कर्व आएगा वो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, मतलब ओरिजिन से पास होगा। तो इफ अ सॉल्यूशन obeys रॉल्स लॉ फॉर ऑल द कंसंट्रेशन इट्स वेपर प्रेशर वुड वेरी linearly from 0 to the vapor pressure of pure solvent। जहाँ भी लाइन कट करेगी दैट रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो कंबाइन लॉ करके अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम में आपको ये याद रखना है, इस ग्राफ को थोड़ा सा याद कर लेना, और अगर आपको स्टेटमेंट आता है तो नीचे आप ये ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस ग्राफ में क्या बता रहे हैं, मान लो एक सोल्यूशन है, बाइनरी सोल्यूशन, दो कॉम्पोनेंट है ए एंड बी। तो हेयर एक्स ए इक्वल्स टू 1 होगा, एक्स बी इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी सॉल्यूशन में सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन कितना होता है, यूनिटी होता है, मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर इधर एक्स ए बढ़ेगा तो एक्स बी क्या होगा, कम होगा, मतलब डिक्रीज होगा। सिमिलरली ये लाइन आपका क्या रिप्रेजेंट कर रही है, बी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो हेयर एक्स बी इक्वल्स टू 1 होगा तो एक्स ए इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। और ये किसका बता रहा है, प्योर कॉम्पोनेंट का। और जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट करेंगे, मतलब ये दैट रिप्रेजेंट टोटल प्रेशर। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ टोटल प्रेशर किसके इक्वल होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन इज रॉल्स लॉ के दो केस बनते हैं। द फर्स्ट वन इज वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड द नेक्स्ट वन इज फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। सी क्या होता है एक्चुअल में, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जनरली सॉल्वेंट 99% कैसे होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, और जनरली क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, वाटर लेते हैं, ठीक है। तो मेन इम्पैक्ट किसका बनता है आपको, सॉल्यूट का। सॉल्यूट पे डिपेंड करता है कि वो वॉलेटाइल है या फिर नॉन वॉलेटाइल है। तो फर्स्ट केस पढ़ लेते हैं, रॉल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। इसमें क्या है हमारा कि जो सॉल्वेंट है वो भी वॉलेटाइल है और जो हमारा सॉल्यूट है वो भी वॉलेटाइल है। तो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से हम उसको कंक्लूड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमेशा इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लिख सकते हैं कि जो पी टोटल है किसके इक्वल होगा, पी बी प्लस का पी ए। पी बी एंड पी ए क्या है हमारे, वेपर प्रेशर है बी एंड ए के, मतलब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के। और अभी हमने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी बी किसके इक्वल होगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंप्योर बी and its respective mole fraction। Similarly, according to Rolle's law, PA किसके इक्वल होगा, P नॉट A into XA, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A and its mole fraction। तो फाइनली P टोटल इक्वल्स टू ये इक्वेशन आ जाएगी। तो मैथमेटिकली हम क्या देख सकते हैं कि P टोटल इक्वल्स टू पी बी प्लस पी ए, और यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। और अगर हमें इसको सॉल्यूट के टर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं, हम जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 होता है, क्योंकि सारे मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1 होता है किसी भी सॉल्यूशन में। तो एक्स ए की जगह क्या रख सकते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट की जगह रख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बी इन द अबव इक्वेशन, वी गेट पी टी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी ए नॉट 1 माइनस एक्स बी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन आपके एक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्टली यहाँ से पी टोटल निकाल सकते हैं अगर इफ़ यू नो द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी एंड ए। नाउ नेक्स्ट केस बनता है रॉल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है, इट मीन्स नॉन वॉलेटाइल है तो वो कोई वेपर्स ही नहीं बनाएगा, और जो वेपर्स ही नहीं बनाएगा तो उसमें कोई वेपर प्रेशर भी नहीं लगेगा। इसको समझने से पहले एक डायग्राम समझ लेते हैं। लेट अस कंसिडर एक कंटेनर है जिसमें प्योर आपका सॉल्वेंट है। तो उस केस में आप देख सकते हैं प्योर है मतलब वॉलेटाइल है, सिर्फ वॉलेटाइल कंपोनेंट की बात हो रही है, तो प्रेशर एक्सर्ट होगा। बट उसी कंटेनर में आपने क्या कर दिया है, सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है। क्या है, इफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट टू अ गिवन सॉल्यूशन, तो होगा क्या, आप देखेंगे जो ये रेड वन है दैट इज योर सॉल्यूट,
ठीक है, और सॉल्यूट भी कैसा, नॉन वॉलेटाइल। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सॉइल को पानी में डाल दिया, ठीक है, सॉइल को, मिट्टी को पानी में डाल दिया, तो आपको पता है मिट्टी जो है वो कैसा, नॉन वॉलेटाइल, वेपर्स नहीं बनाएगी, बट सम ऑफ द एरिया विल ऑक्यूपाइड बाय द सॉइल। उस केस में क्या होगा, ये जो रेड वन है यहाँ से कोई वेपर्स नहीं बनेंगी, तो वेपर्स नहीं बनेंगी तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, तो हेयर टोटल वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा ना वो कम हो जाएगा, ठीक है। If a non-volatile solute is added to a solvent to a given solution, the vapor pressure of solution is found to be lower than the vapor pressure of pure solvent. Why? क्योंकि ये आपका नॉन वोलेटाइल है, कोई वेपर्स ही नहीं बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि अगर टोटल वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा है और एक आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो टोटल ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये केस कब बनता है, जब आपके सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड में आप बनाते हैं, तो इट सेड दैट द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालते हो तो आपका जो वेपर प्रेशर है उसमें लोअरिंग हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विच इज नॉन वोलेटाइल। तो मैथमेटिकली हम क्या देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ, पी टोटल इक्वल्स टू होगा पी बी प्लस पी ए, और हेयर बी क्या है, नॉन वोलेटाइल, तो उसका प्रेशर क्या होगा, जीरो। नाउ जीरो यहाँ पुट कर देंगे, वी गेट पी टी इक्वल्स टू पी ए, और पी ए की जगह अगेन रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला पुट कर देंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और एक्स ए को बी के टर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। आप जब रीअरेंज करेंगे तो वी गेट एक्स बी इक्वल्स टू पी ए नॉट माइनस पी, दैट पी ए नॉट माइनस पी इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बट अगर हम यहाँ नीचे पी ए नॉट ए ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस इज योर फर्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, वो हम कमिंग सेक्शन में पढ़ेंगे। नाउ से बेसिक एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2.5 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिखने में ट्रिकी न्यूमेरिकल है बट बहुत ईजी है अगर आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पता है तो। हेयर आप देख सकते हैं, आपको ना दो कंपोनेंट दिए, क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2, उनके रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर दिए 200 and 415 mm Hg, और हमसे पूछ रहा है कि जब आप दोनों को मिला देते हो तो उनका टोटल वेपर प्रेशर बता दो। कब? जब आप 25.5 ग्राम ऑफ CaCl3 एंड 40 ग्राम ऑफ CH2Cl2 को उसमें डाल देते हैं। तो आप क्या करेंगे, पी टोटल का फॉर्मूला भी हम पढ़ के आए हैं आपका केस 1 में, तो दिखा देते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपसे वो पी टोटल पूछ रहा है, पी बी नॉट पी ए नॉट हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एक्स बी निकालेंगे। एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं, तो ये आपको गिवन मास है, ठीक है। गिवन मास को आप उनके रिस्पेक्टिव मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ मोल्स की, और नंबर ऑफ मोल्स में अगर आ जाते हैं तो आप क्या निकालोगे, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो यार द सॉल्यूशन, पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले CH2Cl2 के, 40/85, 85 कैसे आया, 12 + 2 + 35.5 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करने पे आएगा 85 मोलर मास। सिमिलरली क्लोरोफॉर्म का भी कितना आएगा, 119.5, सॉल्व कर लेंगे वैल्यू आ जाएगी। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट जिसका निकालना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू दिस, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। और अगर आपका एक निकल जाता है मोल फ्रैक्शन तो दूसरे को क्या करो, 1 में से माइनस कर दो बाइनरी सोल्यूशन के केस में, और डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पी टोटल। तो दिस इज योर आंसर 347.9 mm Hg। नेक्स्ट वन इज रॉल्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। अब 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है कि रॉल्स लॉ किसका स्पेशल केस है, तो आप हमेशा आंसर करेंगे हेनरीज लॉ, ठीक है। दोनों ही रिजेंबल करते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि जो वेपर प्रेशर होता है वॉलेटाइल कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में। सिमिलरली हेनरीज ने भी क्या बोला था, जब हम किसी भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो आपको पता है वन ऑफ द कंपोनेंट सो वॉलेटाइल दैट इट एग्जिस्ट एज अ गैस। जो लिक्विड है मतलब वो भी हमारा क्या होता है, वहाँ भी प्रेशर एक्सर्ट होना शुरू हो जाता है और आपकी जो गैस है वो लिक्विड में डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, हेनरी लॉ ने बोला था। रिजेंबलेंस देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ
द पार्शियल प्रेशर डाइक्लिवेशन होता है इसके रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के, और हेनरी लॉ ने बोला था कि जो हमारा प्रेशर होता है डाइक्लिवेशन होता है रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन के। यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए रख लेता पी नॉट। आई इज एनी कॉम्पोनेंट, हम ए भी तो हम कंसिडर कर लेते हैं सॉलिड, आई कोई भी कॉम्पोनेंट हो सकता है। और के एच क्या है यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। तो दोनों लॉ आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है उनकी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो रॉल्स लॉ होता है बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ एंड इन विच के एच बिकम इक्वल्स टू पी नॉट आई। ठीक है, जो इनके कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। Okay student, thank you. Students, if you have any problem, you can ask me in the comment section. If you like this video, please like it and share with your friends. Bye bye. Take care.